जो है मैं आप लोग को आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ चैप्टर जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थ्रेड्स थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड जो होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन का बेसिक कंपोनेंट होता है ना, बेसिक यूनिट होता है। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट कंप्राइजेज अ थ्रेड आईडी, अ प्रोग्राम काउंटर, अ रजिस्टर सेट एंड स्टैक। देखिए, आप लोग को पता है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? जितने भी हमारे हार्ड डिस्क में हमारे प्रोग्राम्स रखे हुए होते हैं, जब वो रनिंग स्टेट पे आ जाते हैं तो हम उनको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, जब तक वो हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं तब तक तो वो एक तरीके से डेड स्टेट में है, तब तक तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वो रनिंग स्टेट में आ जाते हैं, जब वो रनिंग स्टेट में आ जाते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं? तब हम उनको प्रोसेस बोलते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जब वो रन कर रहे होते हैं तब उनको प्रोसेस बोलते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सकता है, ये हम चाहते हैं हमेशा, ये आप लोग मानते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर है कि जितने भी हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फास्ट। ठीक है ना, अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि फास्ट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कोई काम करने के लिए बोला जाए, और अगर आप उस काम को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसी काम को अगर करने के लिए अगर 4 लोगों में उस काम को डिवाइड कर दिया जाए तो वो काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मुझे एक घर बनाना है, और एक घर बनाने की बजाय मैं सोच लेता हूँ कि मुझे एक रूम बनाना है, एक कमरा क्रिएट करना है। और हर एक कमरे में क्या क्या होता है? एक फ्लोर होता है, 4 वॉल होती है और रूफ होता है। ठीक है, तो मैं अगर सारे काम को अगर एक ही पर्सन से कराऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले वो फ्लोरिंग का काम करेगा, फिर वो पिलर खड़े करेगा, फिर वो दीवार बनाएगा, दीवार में भी पहले वो एक दीवार बनाएगा, फिर दूसरी दीवार बनाएगा, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, और फिर पहले छत डालेगा और फिर चारों दीवार बनाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन कुछ काम इसमें से जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि आपको पिलर पहले खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप छत डाल सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पिलर खड़े नहीं किए और छत पहले डालने की कोशिश करते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको पिलर खड़े करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप छत डाल सकते हो। लेकिन जो दीवार है, जो चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल ऐसा नहीं है कि आप पहली बाउंड्री वॉल क्रिएट करोगे उसके बाद ही आप दूसरी बाउंड्री वॉल क्रिएट कर पाओ, उसके बाद ही आप तीसरी क्रिएट कर पाओ, उसके बाद आप फोर्थ क्रिएट करो, नहीं। जो बाउंड्री वॉल है वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री वॉल का आपस में एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप चाहो तो चारों बाउंड्रीज एक साथ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर बात होती है कि जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो डिपेंडेंट है और कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट है। तो जो जो काम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, जो जो काम इंडिपेंडेंट होता है उसको हम एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जितनी देर में पहली दीवार बन रही है उसी समय हम दूसरी दीवार भी बना सकते हैं, उसी समय हम तीसरी दीवार भी बना सकते हैं, उसी समय हम चौथी दीवार भी बना सकते हैं। अगर मैं इस घर को बना रहा हूँ तो छत बाद में बनेगी, उसके बाद ही दीवार डलेगी। लेकिन जब दीवार बन रही है तो मैं चारों दीवारों को एक साथ चला सकता हूँ। ये कहता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं इस पूरे घर बनाने के काम को प्रोसेस अगर बोलता हूँ, तो इस प्रोसेस में मैं कई सारे थ्रेड्स बना सकता हूँ। एक थ्रेड होगा जो फ्लोरिंग का काम करेगा, दूसरा थ्रेड होगा जो पिलर खड़े करेगा, तीसरा थ्रेड होगा जो छत डालेगा, और फिर मैं 4 पैरेलल थ्रेड बनाऊंगा जो दीवार बनाएगा। एक थ्रेड जो है वो एक दीवार बनाएगा, दूसरा थ्रेड दूसरी दीवार बनाएगा, तीसरा थ्रेड तीसरी दीवार बनाएगा, और चौथा थ्रेड चौथी दीवार बनाएगा। तो थ्रेड भी क्या होता है? थ्रेड भी एक तरीके का प्रोसेस ही है, लेकिन वो छोटा प्रोसेस है। ठीक है ना, तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड भी एक प्रोग्राम है, लेकिन छोटे साइज का प्रोग्राम है। तो एक बड़ा काम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, और हर एक छोटे काम को किसी एक इंसान को एलोकेट कर दिया जाए, उस छोटे काम को हम बोलेंगे थ्रेड्स।
ठीक है ना। वैसे थ्रेड मतलब होता है धागा, एक्चुअल में थ्रेड मतलब क्या होता है, थ्रेड मतलब होता है धागा। देखो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको धागे जैसा, ऐसा दिख रहा है, जिससे हम सिलाई करते हैं, कपड़ों की सिलाई सिलाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेड, धागा। ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, थ्रेड उसको नाम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थ्रेड मतलब धागे जैसा कुछ नहीं होता। थ्रेड मतलब यहाँ पर होता है स्मॉल प्रोग्राम। ठीक है। अब ये स्मॉल प्रोग्राम और जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हमें वो समझना। अब अगर हम किसी एक बड़े प्रोग्राम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें थ्रेड नहीं होता, थ्रेड तो होता ही है। अगर कितना भी छोटे से छोटा भी अगर हम प्रोग्राम बनाए, उसमें मिनिमम एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है। तो जैसे कि आपको ये पहला डायग्राम दिख रहा है, इस पहले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है 1। अब इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे थ्रेड नहीं बनाए, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड है, एक ही प्रोग्राम है। अब जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर एक कोड सेक्शन होता है जहां पर हमारा कोड लिखा हुआ होता है। जैसे कि आपने अगर मेन फंक्शन बनाया है तो मेन फंक्शन में आपने कुछ लाइन का कोड लिखा हुआ है तो कोड सेक्शन होता है। आपने उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए होंगे, वो डेटा सेक्शन में आएंगे। ठीक है ना। ग्लोबल वेरिएबल वगैरह आपने बनाए होंगे, वो डेटा सेक्शन में आ जाएंगे। कुछ आप हो सकता है कि फाइल्स ओपन करो, कुछ रजिस्टर्स को यूज कर सकते हो और कुछ स्टैक को यूज करते हो। तो कोई भी एक अगर प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोई भी अगर एक प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, फाइल होता है, रजिस्टर होता है, स्टैक होता है। ये नॉर्मल प्रोग्राम। लेकिन अगर हम एक प्रोग्राम में कई सारे थ्रेड बना दें, जैसे कि मान लो कि ये एक प्रोग्राम 2 है, अब इस प्रोग्राम में हमने 3 थ्रेड बना दिए, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3। हमने मान लो कि 3 थ्रेड यहाँ पर बना दिए। अब अगर हमने यहाँ पर 3 थ्रेड बना दिए तो इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसका कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और फाइल सेक्शन शेयर्ड रहेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि थ्रेड 1 का कोड कहाँ लिखा है, वो भी यही है। थ्रेड 2 का कोड कहाँ है, वो भी यही है। थ्रेड 3 का कोड कहाँ है, वो भी यही है। मतलब कि तीनों थ्रेड का जो कोड है वो एक ही जगह पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से तीनों थ्रेड का जो डेटा सेक्शन है वो भी एक ही जगह पर है और तीनों थ्रेड का फाइल सेक्शन भी एक ही जगह पर है। मतलब कुछ पोर्शन ऐसा है जो तीनों थ्रेड शेयर कर रहे हैं, लेकिन तीनों थ्रेड का रजिस्टर और स्टैक अलग अलग है। ठीक है ना। थ्रेड 1 का रजिस्टर्स अलग है, स्टैक अलग है। थ्रेड 2 का रजिस्टर और स्टैक अलग है। थ्रेड 3 का रजिस्टर और स्टैक अलग है। तो फायदा क्या हुआ, और इसमें फायदा ये हुआ शेयर करने से, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग 3 थ्रेड अगर बनाते हैं और अगर 3 कोड कॉपी करते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हमने एक ही कोड को 3 बार लिखा और हमें पता है कि तीनों थ्रेड जो है एक ही काम करने वाले हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है कि हम एक ही कोड को 3 बार लिखें। एक ही कोड को 3 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है अगर तीनों का कोड अगर सेम है। उसी तरह से डेटा सेक्शन में क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। तो आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं। तो अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको तो सारे प्रोग्राम शेयर करने वाले हैं, तो फिर उसकी अलग अलग 3 कॉपी बनाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। उसी तरह से अगर कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल को भी सभी सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो उसकी 3 अलग अलग कॉपी बनाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे ये घर बनाना है और 4 दीवारें बनानी है, ठीक है ना। बिल्कुल अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो कि मुझे ये घर बनाना है। ठीक है। इस घर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, ईंटों की ज़रूरत होगी, सीमेंट लगेगा, रेत लगेगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लगेगी। तो अब रेत, ईंट और सीमेंट ये सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है ना। अगर कोई पहली दीवार बना रहा है उसको भी यही सारा मटेरियल चाहिएगा, कोई दूसरी दीवार बना रहा है उसको भी यही सारा मटेरियल चाहिएगा, तीसरी दीवार और चौथी दीवार, चारों वॉल को क्रिएट करने के लिए ईंट, रेत, सीमेंट ये सब तीनों को चाहिएगा। तो ये एक शेयर्ड वेरिएबल्स है, ये शेयर्ड डेटा है। इसकी 3 अलग अलग कॉपी बनाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा 3 कॉपी अलग अलग बनाने के लिए मतलब नहीं है कि पहली दीवार के लिए हम अलग ईंट लेकर आए,
दूसरी दीवार के लिए हम अलग ईंट लेकर आए। हमने ईंट लाई और एक जगह पर रख दी, हमने सीमेंट लाई एक जगह पर रख दी। अब अगर थ्रेड 1 को चाहिएगा तो वो भी वहां से उठा लेगा, थ्रेड 2 को चाहिएगा वो भी वहां से उठा लेगा, थ्रेड 3 को चाहिएगा वो भी वहां से उठा लेगा। मतलब कि अगर 4 दीवार अगर बनानी है और 4 लोग अगर पैरेलली काम कर रहे हैं तो उस लोगों को ईंट अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। हमने एक ही जगह पर, कॉमन जगह पर हमने ईंटें भी रख दी, रेत भी रख दी और सीमेंट भी रख दी। अब जिसको भी जितनी रेत सीमेंट ईंट चाहिए कि वो वहां से उठा लेगा। ये हो गया शेयर एरिया। इसकी अलग अलग कॉपी बनाने से कोई फायदा नहीं है। आया समझ में? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो तीनों लोगों को या चारों लोगों को अलग अलग चाहिए। जैसे कि जब वो प्लास्टर करेगा तो उसके साथ में उसको सीमेंट उठाने के लिए कुछ औजार की जरूरत पड़ेगी, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो टूल्स जो है वो शेयर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टूल को एक जना यूज कर रहा है, दूसरा जना वेट कर रहा है। नहीं, टूल्स सबके पास सेपरेट होना चाहिए। जितने लोग काम कर रहे हैं उन सभी के पास खुद का औजार होना चाहिए, ठीक है ना। उन सबके पास खुद का टूल होना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, किसी और पे डिपेंड ना हो। क्योंकि थ्रेड का फायदा ही तब नहीं। थ्रेड का एडवांटेज क्या है? थ्रेड का एडवांटेज ये है कि हम किसी भी काम को पैरेलली एग्जीक्यूट कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। और पैरेलल एग्जीक्यूशन से हमारा काम जल्दी हो जाता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जिस समय हमारी पहली दीवार बन रही है उसी समय हमारी दूसरी दीवार भी बन जाए, उसी समय हमारी तीसरी दीवार भी बन जाए, उसी समय हमारी चौथी दीवार भी बन जाए, तो चारों दीवार एक साथ बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने थ्रेड नहीं बनाया तो, थ्रेड अगर नहीं बनाया तो पहले पहली दीवार बनेगी, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी दीवार बनना शुरू नहीं होगी, और उसके बाद तीसरी बनेगी, उसके बाद चौथी बनेगी, तो 4 गुना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने थ्रेड बना दिया तो चारों दीवार एक साथ बन पाएंगे, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब हमारे पास 4 लोग हों, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं और कुछ चीजें सेपरेट होती हैं। तो अगर हमने कभी थ्रेड बनाया है तो क्या क्या चीज कॉमन होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमने किसी प्रोसेस में अगर थ्रेड बनाई है तो क्या क्या चीजें शेयर होती है और क्या क्या चीजें शेयर नहीं होती है। तो कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और फाइल सेक्शन शेयर होता है। रजिस्टर सेक्शन और स्टैक सेक्शन जो है वो शेयर नहीं होता है। रजिस्टर और स्टैक जो होता है वो हर एक थ्रेड का अलग अलग होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? विमसेट का क्लास यूट्यूब पर कर लीजिए, बिल्कुल कोशिश करता हूँ। सर आपकी आवाज़ से समझ आ रहा है कि आप पूरे रिकवर नहीं हुए हैं, बट थैंक्स, आपने हम सबके लिए लेक्चर दिया। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल। ठीक है, अब अशोक चल रहा है तुम्हारा। ठीक है विशाखा, एडवांटेज ऑफ थ्रेड समझ में आ गया। सारी बातें जो मैंने अभी तक बोली वो सब समझ में आ गई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है ना। अभी मैं इसको कुछ और एग्जांपल से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इस स्लाइड को हम पूरा कवर कर लें। तो इस स्लाइड में और क्या लिखा हुआ है? इट शेयर्स विद अदर थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस। अब ये यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है उसमें वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको कहा कि कौन कौन सी चीज़ें शेयर होती है, कौन सी चीज़ शेयर नहीं होती है। ठीक है, इट शेयर अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है ना, सच एज ओपन फाइल एंड सिग्नल्स। तो क्या क्या चीज़ें शेयर होती है? कोड सेक्शन शेयर होता है, डेटा सेक्शन शेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं वो भी शेयर होते हैं, ओपन फाइल्स हो सकती हैं, कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर होती है। कौन कौन सी चीज़ें शेयर नहीं होती हैं? तो सेट ऑफ रजिस्टर्स और सेट ऑफ स्टैक। रजिस्टर्स और स्टैक सबके अलग अलग होते हैं, वो शेयर नहीं होते हैं। ठीक है ना। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती है? शेयर होती है। और हम कौन सी चीज़ों को शेयर करते हैं? जो किसी के पर्सनल नहीं होती या फिर जिसको शेयर करने से किसी का कोई नुकसान ना हो, वो चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैंने थ्रेड बनाए हैं तो थ्रेड बनाने का मतलब ये है कि वो तीनों थ्रेड सेम काम करने वाले हैं। अब तीनों थ्रेड अगर सेम काम करेंगे तो इसका मतलब कि उनका कोड सेम होगा।
तो अगर तीनों का कोड सेम होगा तो उनका तीनों का अलग अलग कोड लिखने की क्या जरूरत है, एक ही जगह पर उसका कोड लिख दो ना और वो तीनों शेयर कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर कुछ ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या है, ऐसे वेरिएबल जो कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। तो अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो वो तो तीनों थ्रेड सेम यूज कर सकते हैं, तो उसको अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, उसको शेयर करवा दो ना। अगर कोई फाइल ओपन कर रहा है तो वो फाइल सब लोग ओपन कर रहे हैं तो वो शेयर करवा दो। तो जो चीजें शेयर की जा सकती है उसको हम शेयर करवा देते हैं। और रजिस्टर और स्टैक मतलब क्या होता है कि थ्रेड वन ने क्या क्या काम किया उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने रजिस्टर और स्टैक में सेव करेगा, थ्रेड टू ने अपना क्या काम किया वो अपने रजिस्टर में सेव करेगा। क्योंकि भले ही हमने 3 थ्रेड बनाए हैं लेकिन तीनों थ्रेड की स्पीड तो अलग अलग होगी ना। हो सकता है कि एक थ्रेड जल्दी काम कर रहा है और एक थ्रेड स्लो काम कर रहा है, तो उसका रजिस्टर और स्टैक में वैल्यू अलग होगी और दूसरे थ्रेड के रजिस्टर और स्टैक में वैल्यू अलग अलग होगी। तो जो एक जो दो अलग अलग लोग होंगे अगर उनकी अगर अलग अलग स्पीड है तो वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन किसी एक कॉपी में लिख के रखेंगे कि मैंने आज इतना काम किया, मैंने आज इतना काम किया, तो दोनों की कॉपी अलग अलग होगी। तो रजिस्टर और स्टैक में वो चीजें होती है जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने वैल्यू को मॉडिफाई किया, तो वो उनका अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम थ्रेड को सिंपल भाषा में अगर बोले तो थ्रेड और कुछ नहीं एक प्रोग्राम ही होता है। लेकिन उस प्रोग्राम जो होता है वो बड़ा नाम है, बड़ा काम है। उस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करना ही थ्रेड होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, आपको पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अगर आपको फैक्टोरियल 5 निकालना है तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है। ठीक है, अब आपको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि फैक्टोरियल 5 निकालने के लिए क्या करो, आप फैक्टोरियल 4 निकालो और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तो आपका फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फैक्टोरियल 5 निकालने के लिए फैक्टोरियल 4 की मदद ली। और फिर मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आपने ये बोला कि फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए हम फैक्टोरियल 3 की मदद ले लें, मतलब आपने अपने बड़े काम को छोटा करते जा रहे हो। फैक्टोरियल 5 निकालना बड़ा काम है, उस काम को आपने छोटा कर दिया कि पहले फैक्टोरियल 4 निकाल लो, फिर उस काम को आपने और छोटा कर लिया फैक्टोरियल 3 निकाल दो। तो आप अपने काम को छोटा छोटा करते जा रहे हो। तो फैक्टोरियल 3 निकालने के लिए 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 निकालने के लिए 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की आपको वैल्यू पता होती है 1 है। तो ये आपने क्या किया, आपने उस काम को छोटा कर दिया। तो जितना आप काम को छोटा करते जाओगे और फिर उस छोटे काम को किसी एक प्रोग्राम को दे दो, वो थ्रेड हो जाएगी। तो आपने फैक्टोरियल 1 निकालने का काम एक प्रोग्राम को दे दिया, वो थ्रेड हो गई। उसने फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकाल के दे दी, आपने उसको 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वो फैक्टोरियल 2 के पास आ गई। इस तरह से आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कोई काम हम एक साथ करवा सकते हैं किसी छोटे छोटे लोगों को देकर, तो वो कहलाता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। और पैरेलल एग्जीक्यूशन में थ्रेड की जरूरत होती है। लेकिन अब बात आती है कि कौन सी जगह पर हम थ्रेड बना सकते हैं और कौन सी जगह पर हम थ्रेड नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में हम थ्रेड बना सकें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम थ्रेड सिर्फ उसी प्रोग्राम में बना सकते हैं जिस प्रोग्राम में हम एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट टास्क में। इंडिपेंडेंट टास्क मतलब कि जिसमें कि हमारा जो टास्क है वो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। मान लो कि अगर मैंने कोई एक प्रोग्राम को अगर मैंने कोई 2 फंक्शन में ब्रेक कर दिया, एक फंक्शन 1 है और एक फंक्शन 2 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक फंक्शन जो है वो एक थ्रेड है, दूसरी फंक्शन जो है वो दूसरा थ्रेड है। लेकिन इसको हम थ्रेड तभी बोलेंगे जब F1 फंक्शन और F2 फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। डिपेंड नहीं करेंगे का मतलब ये है कि F1 अपने आप में खुद में काम कर सकता है, उसको F2 की ज़रूरत नहीं है, और F2 फंक्शन अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, उसको F1 की ज़रूरत नहीं है। अगर F1 और F2 आपस में इंडिपेंडेंट है, F1 को F2 की ज़रूरत नहीं है और F2 को F1 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको 2 अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोड इस तरह का है कि F1 को F2 की ज़रूरत हो और F2 को F1 की ज़रूरत हो, मतलब कि अगर F1 F2 पे डिपेंड कर रहा है या फिर F2 F1 पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर ये डिपेंडेंट प्रोसेस है। और डिपेंडेंट प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि जब तक F1 अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक F2 को उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। उसी तरह से जब तक F2 अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक F1 को वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए F1 F2 क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम इनको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। हम उनको इंडिपेंडेंटली तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको हम थ्रेड तभी बना सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। आई बात समझ में? तो आप थ्रेड सिर्फ उसी प्रोग्राम में या फिर उसी जगह पर आप बना सकते हो जहां पर कोई दो वैल्यू या दो फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हैं। तो थ्रेड जो है वो जावा में आप बना सकते हो, है ना। थ्रेड्स अगर आपने पढ़ा होगा अगर जावा लैंग्वेज, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो जावा में थ्रेड्स हम बना सकते हैं, सी लैंग्वेज में हम थ्रेड्स नहीं बना सकते हैं, हम लोग जावा में थ्रेड्स बना सकते हैं। तो थ्रेड हम तभी बना सकते हैं जब हमारा फंक्शन इंडिपेंडेंट हो। और थ्रेड बनाने का फायदा कब मिलेगा? थ्रेड बनाने का फायदा तभी मिलेगा जब थ्रेड नहीं, सी प्लस प्लस में भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर अलग तरीका होता है। तो अगर हमें थ्रेड्स अगर हमें बनाना है तो आपको पता है कि थ्रेड नाम की क्लास होती है जावा में, और आपका रनेबल नाम का इंटरफेस होता है। उनको यूज करके हम हमारे थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड बनाने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट होगा। ये एक नई बात है, ठीक है ना। ये एक नई बात है क्या, कि अगर हमने थ्रेड बना भी दिया लेकिन हमारा प्रोग्राम पैरेलली चले, इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते हो। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर अवेलेबल हो। क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि पहला थ्रेड जब चल रहा है उसी समय दूसरा थ्रेड भी चल रहा हो और उसी समय तीसरा थ्रेड भी चल रहा हो। मतलब तीनों थ्रेड एक साथ अगर चलते हैं तो ही उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन बोला जाएगा। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तभी हो पाएगा जब आपके पास 3 प्रोसेसर अवेलेबल हों आपके कंप्यूटर में। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, और थ्रेड जो है वो भी एक छोटी प्रोसेस ही है। भले ही आप उसको थ्रेड बोल रहे हो लेकिन थ्रेड जो होता है वो भी प्रोसेस ही है। तो अगर आपके पास 3 प्रोसेसर होंगे तभी आपकी 3 थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो पाएगी 3 अलग अलग प्रोसेसर में। अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है तो आपको एरर नहीं आएगी, लेकिन आपकी फिर थ्रेड जो है एक के बाद एक ही चलेगी। पहले एक थ्रेड चलेगी, फिर दूसरी थ्रेड, फिर तीसरी थ्रेड। आपको लगे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो सिंगल थ्रेड की तरह ही काम करेगा। लेकिन थ्रेड बनाने का फायदा हमें तब मिलेगा जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर अवेलेबल हो। 12 कोर, ऑक्टा कोर, है ना, क्वाड कोर। अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है मतलब 4 प्रोसेसर है उसके अंदर, ऑक्टा कोर है मतलब 8 प्रोसेसर है उसके अंदर। तो अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं तभी आप थ्रेड का बेनिफिट उठा पाओगे, ठीक है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर अवेलेबल होना चाहिए, और जो इसका प्रोग्राम बना रहा है उसको इस बात की समझ होनी चाहिए, ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि उस प्रोग्राम के अंदर थ्रेड बनाए, ठीक है। ये प्रोग्रामर का काम होता है, जो कोडिंग कर रहा होता है ना, तो जो उस कोड लिख रहा होता है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसमें कौन सा काम जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकता है। आई बात समझ में? सबको बात आ गई समझ में? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अ ट्रेडिशनल हैवी प्रोसेस एज अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई एक बड़ी प्रोसेस बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम एक थ्रेड तो होता ही होता है। तो हैवी वेट, हैवी वेट मतलब होता है बड़ी प्रोसेस, और थ्रेड को आप बोलते हो लाइट वेट, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ हैवी वेट प्रोसेस मतलब कि मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बोलता हूँ लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस मतलब थ्रेड हो गया। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। लाइट वेट का मतलब ये हो गया कि आपने अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। आई बात समझ में? इफ अ प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल, अगर कोई प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे अगर थ्रेड हैं, इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। एट अ टाइम, सेम टाइम पर एक से ज्यादा टास्क वो चल सकता है। कब? जब आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा थ्रेड्स होंगे। तो मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड कंट्रोल में आप एक से ज्यादा काम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिल्कुल आप ऐसा सोचो कि 3 कार है ना। आप इसको एक एग्जांपल से सोचो कि ये एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क पे
3 कार को जाना है, लेकिन ये सिंगल रोड है, ठीक है ना, सिंगल रोड है मतलब सिंगल कोर है। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही कोर है और 3 कार है ना, कार 1, कार 2 और कार 3, अगर 3 कार है और अगर आपकी जो रोड है वो सिंगल लेन है, तो पहले कार 1 जाएगी, उसके बाद ही कार 2 जाएगी, उसके बाद ही कार 3 जाएगी। मतलब कार 1, कार 2, कार 3 अलग अलग नहीं जा सकती, पैरेलली नहीं जा सकती। पहले कार 1 जाएगी, उसके बाद कार 2 जाएगी, उसके बाद कार 3 जाएगी, भले ही तीनों कार इंडिपेंडेंट है। कार 1 कार 2 पे डिपेंड नहीं कर रही, कार 2 कार 3 पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन आपके पास रोड एक ही है, आपके पास प्रोसेसर एक ही है। तो अगर आपने 3 अगर थ्रेड बना भी दिए और अगर आपके पास एक ही प्रोसेसर है, तो पहले पहली थ्रेड चलेगी, फिर दूसरी थ्रेड चलेगी, फिर तीसरी थ्रेड चलेगी। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा कोर अवेलेबल है, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा 2 या 3 अगर आपके कंप्यूटर में कोर्स अवेलेबल है, तो आप तीनों कार को पैरेलली चला सकते हो। तो आप तीनों कार को पैरेलली अलग अलग रोड पे चला सकते हो। पहली रोड में C1 चले जाएगी, दूसरी रोड पे C2 चले जाएगी और तीसरी रोड पे C3 चले जाएगी। हाँ, उनकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि तीनों थ्रेड जो है वो अपने अपने इंडिपेंडेंटली चलेंगे। तो हो सकता है कि थ्रेड 1 ज़्यादा जल्दी चले, थ्रेड 2 से स्लो चले, और थ्रेड 3 जो है वो 2 से फास्ट चले लेकिन 3 1 वाले से स्लो चले। तो ये हो सकता है कि कोई सा थ्रेड जल्दी चले, कोई सा थ्रेड स्लो चले, लेकिन तीनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट तभी हो पाएंगे जब आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक आपको थ्रेड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थ्रेड होता क्या है, उसके फायदे क्या है, कब हम थ्रेड बना सकते हैं, और थ्रेड बनाने के बाद में भी कब गारंटी है कि हमें थ्रेड बनाने का फायदा मिलेगा, कब हमारे काम जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम थ्रेड बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें शेयर होती है और कौन कौन सी चीज़ें शेयर नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये क्लास अटेंड करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कभी किसी को डाउट आएगा कि थ्रेड क्या होता है ना, और आपको अच्छे से समझ भी पाओगे कि एक्चुअल में जब अगर मैं किसी दिन जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक जावा का प्रोग्राम बना के कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि थ्रेड बनेगी, है ना। एक एग्जांपल दे ही देता हूँ मैं, चलो लगे हाथ एक एग्जांपल देकर ही मैं आप लोग को छोड़ता हूँ ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया लग पाए कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है ना, मैं आपको एक आइडिया दे ही देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने कोई एक फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन, ठीक है, और इस मेन फंक्शन में कुछ लाइन का कोड हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लाइन का कोड लिखा है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें थ्रेड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तभी डिसाइड होगा अगर मान लो कि ये अगर हमने लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ये हमने एक लाइन लिखी हुई है और ये हमने कुछ दूसरी लाइन का कोड लिखा है, मतलब कि ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है। अगर पहले वाले सेक्शन का रिजल्ट दूसरे वाले को चाहिए है तो ये डिपेंडेंट है। तो जब भी कोड डिपेंडेंट होता है, जब भी कोड डिपेंडेंट होता है वहां पर हम थ्रेड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम सोचें कि एक साथ दोनों काम कर जाए तो दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले के लिए वेट कर रहा है और दूसरा वाला पहले वाले के लिए वेट कर रहा है। ये हम कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं अलग अलग एक साथ पैरेलली, कब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो। ये वाला जो कोड है ये दूसरे वाले पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो हम पहले वाले कोड को एक कोर में चला देंगे, एक सीपीयू में चला देंगे, और दूसरे वाले को दूसरे सीपीयू में चला देंगे। तो दोनों एक साथ अपना काम करेंगे और दोनों का रिजल्ट हमें एक साथ मिल जाएगा और दोनों का रिजल्ट हम कंबाइन कर देंगे, तब हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जावा पढ़ने का कोई रीज़न हो सकता है क्या? एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बिल्कुल एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कोटलिन में सब जगह पर जावा यूज़ होता ही होता है। ठीक है ना, आ गया आप लोग को समझ में कि कब हमें ज़रूरत होती है। तो अब अगर हम इसके कुछ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेनिफिट क्या होता है जो मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर हम थ्रेड बनाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है
इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस हमारी इम्प्रूव हो जाती है, मतलब कि हमें जल्दी से रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स मिलने का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर मैंने आपसे कुछ बात कही और आपने मुझे तुरंत जवाब दिया, तो इसका मतलब कि आपने मुझे जल्दी रिस्पॉन्स किया। मैंने आपको कोई बात कही और आपने कुछ देर बाद मुझे जवाब दिया, तो मैं कहूँगा कि आपका रिस्पॉन्सिवनेस कम है। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि मैंने बात कही, उसके बाद मुझे कितनी देर बाद रिप्लाई मिला, वो कहलाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है ना। मान लो कि आपने किसी को फोन लगाया और फोन लगाते से ही आपने उसको हेलो बोला और तुरंत आपको अगर हेलो का जवाब मिल गया, मतलब आप बोलोगे कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिला। लेकिन अगर आप हेलो हेलो बोलते जा रहे हो और सामने से अगर आपको आवाज आ ही नहीं रही है या फिर कोई जवाब दे ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि काम पैरेलली हो रहा है। पैरेलली काम होने से जल्दी काम होगा और जल्दी काम होगा तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और जितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा आप बोलोगे कि रिस्पॉन्स बढ़ गया है। ठीक है। तो थ्रेड्स बनाने से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है। फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी फास्ट होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्ट कैसे होती है, आपको पता है कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है कि आपका एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे अगर जाते हो और दूसरी प्रोसेस से पहली प्रोसेस पे जाते हो, उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। कि आपने एक प्रोसेस से एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस पे गए और फिर दूसरी प्रोसेस को छोड़कर पहली प्रोसेस पे गए, तो आपको क्या करना पड़ता था? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि जब सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस पे जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको एक प्रोसेस को छोड़कर अगर दूसरी प्रोसेस पे अगर जाता है तो उसको पहले करंट प्रोसेस का जो पीसीबी है उसको सेव करना पड़ता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव करना पड़ेगा, किसका? P1 वाले प्रोसेस का। और फिर जो दूसरा पीसीबी है उसको लोड करना पड़ेगा, जो दूसरा पीसीबी है उसका लोड करना पड़ेगा P2 का, तभी प्रोसेस P2 स्टार्ट हो पाएगी। तो अगर कंप्यूटर को, अगर सीपीयू को P1 प्रोसेस को छोड़कर P2 प्रोसेस के पास जाना है तो पहले उसको P1 प्रोसेस को सेव करना पड़ेगा, P1 प्रोसेस की डिटेल्स को सेव करना पड़ेगा और फिर P2 प्रोसेस की डिटेल्स को लोड करना पड़ेगा, तभी वो P2 को चला पाएगा। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव और लोड करना पड़ता है जब भी कंटेक्स्ट स्विच होता है। तो कंटेक्स्ट स्विच का मतलब ये होता है कि जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है तो ये दो काम होता है। अब ये दोनों काम करने में टाइम लगता है। जितना बड़ा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सेव करने में और लोड करने में। ये बात आप मानते हो? लेकिन अगर प्रोसेस की जगह अगर हमने थ्रेड बना दिया, अगर हमने प्रोसेस की जगह अगर थ्रेड बना दिया तो थ्रेड के लिए भी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनता है। ऐसा नहीं है जैसे, क्योंकि मैंने बताया कि थ्रेड भी क्या होता है, थ्रेड भी एक प्रोसेस ही होती है। तो यहाँ पर भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, आप इसको थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी बोल सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने थ्रेड बनाया है तब भी यही काम होगा। अगर मान लो कि आपके पास जो थ्रेड जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पैरेलली तभी एग्जीक्यूट हो सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर हो। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर है तो वो दोनों थ्रेड को एक साथ नहीं चला पाएगा। वो थोड़ी देर थ्रेड 1 को चलाएगा, फिर थ्रेड 2 को चलाएगा, फिर थ्रेड 1 को चलाएगा, फिर थ्रेड 2 को चलाएगा। तो आप अगर ये सोचो कि मैंने थ्रेड बना दिया और मेरा कोड पैरेलल चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर अवेलेबल है या नहीं। तो अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है तो वो थ्रेड 1 को थोड़ी देर चलाएगा, फिर थ्रेड 2 को चलाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि थ्रेड 1 को छोड़कर अगर वो थ्रेड 2 के पास जाता है तो थ्रेड 1 के लिए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक को वो सेव करेगा और फिर थ्रेड 2 के लिए उसके थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक को लोड करेगा। तो काम वही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच तो यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब कि जब हम थ्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पर भी कंटेक्स्ट स्विच होगा, लेकिन यहाँ का कंटेक्स्ट स्विच जो है वो जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा? क्योंकि यहाँ पर थ्रेड में आपको मैंने बताया कि कुछ चीजें शेयर होती है, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, फाइल सेक्शन, ये सब शेयर होता है। तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ क्या क्या सेव करना है? हमें सिर्फ सेव करना है रजिस्टर की डिटेल और स्टैक की डिटेल। तो जो दोनों थ्रेड की अलग अलग है, सिर्फ उन्हीं डिटेल को हमें सेव करना और लोड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम थ्रेड बनाते हैं तो हमें हमारा जो इसका थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होगा वो छोटा होगा, तो उसको सेव करने में भी हमें कम टाइम लगेगा और उसको लोड करने में भी हमें
कम टाइम लगेगा। तो डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन, फाइल सेक्शन, सिग्नल्स, ये सब दोनों में शेयर होते हैं, तो इनको सेव करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें सिर्फ रजिस्टर की डिटेल और स्टैक की डिटेल को सेव करना है और दूसरे वाले थ्रेड के लिए रजिस्टर और स्टैक की डिटेल को लोड करना है। तो यहाँ पर हमें कम चीज़ों को सेव करना और लोड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच जो है वो फास्टर होता है। तो कंटेक्स्ट स्विच टाइम ऑफ फॉर थ्रेड इज लेस देन कंटेक्स्ट स्विच टाइम फॉर प्रोसेस। तो इस लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया कि कंटेक्स्ट स्विच अगर हम करते हैं कब, थ्रेड में, तो वो लेस देन होता है, उसका टाइम जो होता है वो कम होता है। किससे? प्रोसेस के कंटेक्स्ट स्विच से। आ गई बात समझ में? तो कंटेक्स्ट स्विच अगर हम थ्रेड में करते हैं तो कम टाइम लगता है, लेकिन अगर हम प्रोसेस में करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी एक बेनिफिट है थ्रेड बनाने का। और क्या थ्रेड बनाने का बेनिफिट है? रिसोर्स शेयरिंग, हम रिसोर्सेस को शेयर कर पाते हैं, ये फायदा है। इनहेंस थ्रूपुट टाइम ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट टाइम क्या होता है, अभी हम आगे चल के थ्रूपुट टाइम को और डिटेल में पढ़ेंगे। थ्रूपुट टाइम होता है कि कब हमने हमारा काम सबमिट किया और कब हमें हमारा काम करके मिल गया। ठीक है, तो अगर हमने जो काम दिया है उसको करने में अगर 10 सेकेंड लगता है नॉर्मली, लेकिन अगर हम थ्रेड बना दें तो हो सकता है कि वो काम 5 सेकेंड में हो जाए। तो जो काम 10 सेकेंड में होने वाला था वो 5 सेकेंड में हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा थ्रूपुट टाइम जो है वो बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है ना, थ्रूपुट टाइम हमारा इंप्रूव हो गया, बढ़ नहीं गया, ये नहीं बोलेंगे बढ़ गया, हम ये बोलेंगे कि हमारा थ्रूपुट टाइम इंप्रूव हो गया। ठीक है ना, तो थ्रूपुट कम हो जाना इसका मतलब इंप्रूव होता है। थ्रूपुट टाइम 10 सेकेंड था, वो 5 सेकेंड हो गया, मतलब थ्रूपुट टाइम कम हो गया। थ्रूपुट टाइम कम हो गया मतलब हमारा फायदा हो गया कि जो काम पहले 10 सेकेंड में हो रहा था वो 5 सेकेंड में हो रहा। तो इनहेंस थ्रूपुट टाइम ऑफ द सिस्टम, थ्रूपुट जो होता है वो बढ़ जाता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मैंने आपको बताया कि थ्रेड बनाने का फायदा हमें कब मिल सकता है? थ्रेड बनाने का फायदा हमें तभी मिल सकता है जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर है तो हम मल्टी प्रोसेसर का फायदा तभी उठा सकते हैं अगर हमारे कोड में हमने थ्रेड बनाया है। मान लो आपके कंप्यूटर में 4 कोर हैं, लेकिन आप ऐसे प्रोग्रामर हो कि आप थ्रेड बना ही नहीं रहे हो, तो आपका कंप्यूटर तो कैपेबल है 4 काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन आपने थ्रेड बनाया ही नहीं है। अब अगर आपने अपने प्रोग्राम में थ्रेड बनाया ही नहीं है तो वो 4 काम को पैरेलल करने के लिए उसके पास कोर्स तो है, लेकिन आप यूज ही नहीं कर रहे हो। ये बात वही हो गई कि आपके पास 4 लोग हैं, आपके पास 4 लोग हैं, C1 C2 C3 C4, लेकिन आप अपने प्रोग्राम को सिर्फ एक ही कोर को चलाने के लिए दे रहे हो, बाकी 3 कोर खाली बैठे हुए हैं, वो काम कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो आपके पास मल्टी प्रोसेसर तो है, लेकिन आप मल्टी प्रोसेसर का बेनिफिट ही नहीं उठा रहे हो। मल्टी प्रोसेसर का बेनिफिट तो आप तब उठाओगे जब आप अपनी प्रोसेस को 4 छोटे छोटे थ्रेड में डिवाइड कर दोगे। आपकी जो प्रोसेस थी आप उसको 4 छोटे छोटे थ्रेड में डिवाइड कर दो। थ्रेड T1 T2 T3 T4, 4 अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर दो। T1 थ्रेड को दे दो C1 के पास चलने के लिए, T2 को दे दो C2 के पास, T3 को दे दो C3 के पास और T4 को दे दो C4 के पास, ताकि वो चारों एक साथ काम कर सके। तो आपको 4 कोर्स का फायदा तभी मिल पाएगा अगर आपने अपने प्रोग्राम में थ्रेड इंप्लीमेंट किया होगा। तो ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कोड में थ्रेड का कोड लिखे, तभी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का बेनिफिट उठा पाएगा, नहीं तो बेनिफिट उठा ही नहीं पाएगा। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, तो थ्रेड बनाने से हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। और आज लास्ट बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक टू इम्प्लीमेंट मतलब कि रिसोर्स शेयरिंग होती है। तो रिसोर्स शेयरिंग होती है, इसका मतलब कि बेनिफिट हमें होगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप लोग कहीं पर बाहर रहने जाते हो, ठीक है ना, आप मान लो कि आपका घर भोपाल में है और आप जॉब करने के लिए बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद ऐसी जगह पर जाते हो, और अगर आप अपना खुद का फ्लैट लेकर रहते हो, तो आपको उस फ्लैट की सारी चीज़ें आपको खुद लेकर आनी पड़ेगी। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको खुद देना पड़ेगा, उसका रेंट भी आपको देना पड़ेगा, उसके अंदर जो जो सामान आता है वो सब आपको खुद से खरीद के लाना पड़ेगा। तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने साथ कुछ रूममेट्स रख लिए, मान लो कि अगर आपने अपने साथ में कुछ रूममेट्स रख लिए, रूममेट 1,
रूममेट 2, रूममेट 3, अगर आपने 3 रूममेट अपने साथ में रख दिए तो अब आपका जो रेंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 लोगों में, 4 लोगों में, ठीक है। जो भी आप घर के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन मान लो लगवाया है तो इंटरनेट कनेक्शन का बिल आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो जब आपके घर में एक से ज़्यादा चीज़ें अगर आप डिवाइड कर देते हो एक से ज़्यादा लोगों में, तो आपके ऊपर खर्चा जो होता है वो बेनिफिट वो कम हो जाता है। तो आपकी इकोनॉमिकली आपको जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से थ्रेड में भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें शेयर होती हैं। तो शेयरिंग होने के कारण हमारा, भले ही हमने उसको 4 अलग अलग थ्रेड में डिवाइड कर दिया है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें तो कॉमन है। तो वो कुछ चीज़ें कॉमन होने के कारण वो इकोनॉमिकल रहता है। प्रोसेस के कंपैरिजन में अगर हम 4 प्रोसेस चलाएं उसके कंपैरिजन में 4 थ्रेड चलाना इकोनॉमिकली ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इकोनॉमिकल टू इम्प्लीमेंट, आई बात समझ में। तो थ्रेड बनाना जो है वो इकोनॉमिक होता है। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।